राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ RCTGT एकेडमी पर। आज हम लोग जो PRT कक्षा 1 to 5 जो कि परीक्षा हुआ था 24/8/2023 को, उसका आज जो है सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या जो है ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आप 6 to 7 हो, ठीक है, 9 और 10 हो और BPSC ट्री 4 देने वाले हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है प्रीवियस ईयर सारा एक बार देख कर जाओ, ठीक है। तो ट्री RE4 के लिए जो भी विद्यार्थी अपेयरिंग हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए, ये पेपर 24/8/2023 शिफ्ट 1 का है, ठीक है। और ये PRT के लिए, PRT 1 to 5 के लिए 5 का पेपर है, जो कि सभी के लिए आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैथ है। तो मैथ है जो इसको एक प्रॉपर वीडियो 16 सवाल रहेंगे आपको मैथ्स का, इसका जो है हम एक अलग से वीडियो सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है मैथ का स्पेशल देख लोगे। और अभी हम लोग चलते हैं साइंस, हिंदी, GK GS जो भी रहेगा सारा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए जो है 16 सवाल छोड़ के 17वां सवाल पे चलते हैं। तो 17वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? हाँ देखिए, आ गए हम लोग 17, ठीक है। तो 17वां सवाल क्या करा है दोस्त, एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। भी यानी कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने वीडियो में साइंस में यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्लास ले रखा है, जो कि BPSC ट्री 4 ही प्रीवियस ईयर है। वो वीडियो आप जो है इस आइकन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सब बात करते हैं ये सवाल का, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, ठीक है। और क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर किसको मापने, गैल्वेनोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से भी मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से भी मापा जाता है। पर इलेक्ट्रिक करंट को किस विद्युत यंत्र द्वारा मापा जाता है। आप लोग करंट यानी कि कमेंट में आंसर कीजिए या फिर बताइए। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई को, हाइट को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ये अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए, और विद्युत यानी कि एयर प्रेशर को किस माप से, किस यंत्र से मापा जाता है। एयर प्रेशर को, वायु दाब को, तो पास्कल से मापा जाता है। अच्छा, अब मतलब हवा में यानी कि वातावरण में नमी किस यंत्र से मापा जाता है। वायु मापक क्या होगा बताओ, ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये ना हो गया। अब 18 सवाल चलते हैं। 18 सवाल क्या करा है दोस्त, 18 सवाल मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, क्या वह स्केलर है या वेक्टर है। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, यानी कि दिशा और माप दोनों हो, इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। साथ साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या क्या हो जाएगा, यानी कि विस्थापन, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो क्या बल जो है ना, बल वेक्टर है या स्केलर है। तो बल जो हो जाएगा ये वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बल जो हो जाएगा वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का आप लोग जो है उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए, अब जो है 19वां सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि
एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा भार किस स्थिति में उसके पास रह सकता है, तो वह जब खड़े होने की स्थिति में रहेगा तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भार रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों रहेगा? क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बटा एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एरिया जितना कम रहेगा ए फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। जैसे कील, आप दीवार में कील ठोकते हो तो मोटा साइड से जो होता है नहीं जाता है अंदर, लेकिन पतले साइड वाला हाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो है एरिया डिपेंड, फोर्स डिपेंड किस पे करता है? एरिया पे। ठीक है दोस्तों, अब जो है 20वां सवाल क्या कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। मतलब जब विबग्योर आप सुने होंगे, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, तो रेड लास्ट में होता है, वायलेट पहले होता है। तो प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा कलर होगा? तो ये बैगनी होगा। जितना ऊपर रहेगा विबग्योर, जैसे VIBGYOR, तो ये रेड यहीं पे रह जाएगा, लेकिन ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो वायलेट होता है। समझ गए दोस्तों, बैगनी रंग। ये जो रेनबो भी बनता है एक ही कलर से बनता है, वाइट से। ठीक है दोस्त, अच्छा 21वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 21वां सवाल। ठीक है, कह रहा है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, जैसे केरोसिन तेल। मिट्टी का तेल किसको कहते हैं? केरोसिन को कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है एक बर्फ का टुकड़ा आप डाल दिए, बर्फ का टुकड़ा ला दिए। बर्फ को पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह क्या होगा? वो फैल जाएगा, या फिर जितना है उतना ही रहेगा, या फिर ऊपर उठेगा, या फिर मतलब जितना है उतना ही रहेगा? बताओ। तो यह जो है क्या होगा? सतह जो होगा गिरेगी, कमेगी। ठीक है, क्यों कमेगा भाई? ये जो बर्फ के टुकड़ा होता है किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। फिर बोला कि पिघलने पर, ठीक है, डालने पर नहीं बोला, पिघलने पर बोला है कि जब वो पिघल जाएगा तो मिट्टी जो होता है तेल में डालने पर अपने आकार के 3/4 भाग के बराबर तल जो है विस्थापित करता है। ठीक है, जब मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ जो होता है 4 का 3 हिस्सा भाग जो है तल में विस्थापित करता है, यानी कि तल में मिलता है। जिससे पहले तो तेल के ऊपरी सतह उठती है। ठीक है, पहले तो उड़ जाता है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी की सतह को आच्छादित कर लेता है तथा तल के सतह पर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह प्राप्त कर लेता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। 22वां सवाल क्या कह रहा है? 22वां सवाल चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होगा? तो सभी को पता है ये pH स्केल 7 से कम रहता है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेस होता है, और 7 रहता है तो न्यूट्रल होता है। तो 7 से अधिक किसका होगा? अच्छा, ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये क्षारीय है या अम्लीय है? ब्लड प्लाज्मा क्या है? ये तो क्षारीय होगा, बेस होता है। ठीक है, वाइनेगर एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये एसिड है, और गैस्ट्रिक जूस ये भी एसिड है। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 7 से अधिक ब्लड प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब चलो 23वां सवाल चलते हैं। 23 सवाल है, एक सामान्य नेत्र लेंस के नाभिक दूरी कितना होता है? फोकल लेंस कितना होता है, यानी कि नॉर्मल आई है। ठीक है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल क्या कह रहा है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यानी कि शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अच्छा, CaOH के सफिक्स 2 क्या होगा? बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना CaO। ठीक है, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें कह रहा है कि क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनाता है? ठीक है, क्लोरीन गैस उस पर गिराया गया तो कौन सी क्रिया बनाया जाएगा बताइए?
तो क्या वह कैल्शियम, ये कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOH सफिक्स 2 क्लोरीन गैस के साथ जब क्रिया करेगा तो COCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 25वां सवाल, ये जो कह रहा है कि माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होते हैं, पहुंचने की प्रक्रिया बच्चों में जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सभी को पता है कि हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा 26वां सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं कि ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ओम का नियम किसको किसको पता है बताओ? तो ओम किसका होता है? रेसिस्टेंस का होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट आमीटर होगा, शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इन वोल्ट मीटर इन पैरेलल। कह रहा है कि आमीटर में जो होगा सीरीज कनेक्ट क्या होगा बताओ? आमीटर में जो होगा सीरीज में होगा, लेकिन वोल्ट मीटर में होगा पैरेलल में। ये आप याद रखिएगा। और आमीटर में होगा कनेक्टेड सीरीज में, ये वाला याद रखिएगा। तो ये ओम का नियम सत्यापन कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए 27वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 27वां सवाल कह रहा है कि व्हाट हैपन, है ना, यानी कि क्या होगा जब बुरादा जो होता है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा बुरादा में? तो यह जो होता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्या क्या बनता है? तो Fe+2HCl को रिएक्शन करवाएंगे तो FeCl2+H2 जो होगा ऊपर उड़ जाएगा बाष्प बन के, है ना, हाइड्रोजन। ठीक है। तो लोहे के बुरादे में तो लोहा ले लिए Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि 2HCl को रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा FeCl2 और प्लस H2 जो हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा? हवा में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड का उत्पादन करता है। अगला सवाल 28 क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होता है? बाढ़ जब प्रिवेंट फ्लड को क्या करने का ना, तो वन रोपण, यानी कि वनों की रोपाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। अब 29 सवाल क्या कर रहा है? खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों होता है बताओ? खाने के डिब्बा जैसे दिखते हैं, जिंक के बजाय जो है टीना थोड़ा पतला जैसा टीन की परत चढ़ी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो जिंक इज हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, या जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन होता है, या जिंक इज कॉस्टलियर दैन टीन होता है? बताओ कौन होगा? तो ये जो होता है खाने के डिब्बे पे जिंक के बजाय टीन की परत होती है, क्योंकि जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है और क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टीन। ठीक है, इसलिए जिंक जो है जिंक के बजाय टीन होता है। ठीक, ओह 30 सवाल। ठीक है, 30वां सवाल कह रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा क्या किया जाता है? डिम का निर्माण होता है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, यानी कि महिलाओं में ग्रंथियों में एक जोड़ी होती है जो कि महिला लक्षणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे डिम का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, ये फर्टिलाइजेशन के लिए ओवरीज का निर्माण करना आदि शामिल है। ठीक है। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। कौन कौन होता है? सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। चलिए अगला सवाल कर रहा है 31, इमली में कौन सा होता है? तो टार्टेरिक एसिड होता है। मेथनोइक एसिड किस में होता है? लैक्टिक एसिड किस में होता है बताओ? नींबू में होता है लैक्टिक, खट्टे फलों में। मेथनोइक एसिड HCl मीथेन में होता है। यहाँ पे दिया गया है नींबू के रस में, ठीक है, खट्टे फल में साइट्रिक, अंगूर में टार्टरिक, दूध में लैक्टिक, सेव में मैलिक, सिरका में एसेटिक एसिड। अच्छा, ये 32 सवाल क्या कर रहा है कि कॉलीफॉर्म क्या होता है? तो ये क्या होता है कि प्राणियों को पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? अब 33 सवाल,
ये जो 33 सवाल आपके सामने हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। कि कह रहा है कि अब साइंस को छोड़कर अब आ जाइए पॉलिटी में, ठीक है। साइंस कितने सवाल हो गए? 17 से हम लोग कर रहे थे, 30 सवाल हो गया, यानी कि 30 में से 17 घटाओ, 7 में से 3, 2 में से जाए, 13 सवाल था, ठीक है। 13 सवाल साइंस से था। अब जो है पॉलिटी से सवाल चलेगा। तो भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो देखिए इसमें जो है बिमल पटेल थे, ठीक है। ये बिमल पटेल, आपको ये 9th-10th में भी सवाल पूछा गया था, और 11th-12th का जो है सोशल साइंस उसमें भी पूछा गया है। तो आपको करेंट अफेयर में आपको जो है ये जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचे कि पीआरटी का है तो पीआरटी का देखें। तो देखिए यहाँ टीजीटी का भी सवाल है और पीजीटी का सवाल सेम है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर देखें, ठीक है। अब कह रहा है 34 सवाल कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या होता है? तो प्रभावी प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो होता है भारतीय संविधान 10 से 15% होता है। और सबसे पहले बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में हुआ था, ठीक है। तो 11 दिसंबर को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी थे। कौन थे? BN राव जी। और संवैधानिक संसद के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए? 11 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBCG का दर्जा दिया? अच्छा, ये करेंट अफेयर में है, ठीक है। तो करेंट अफेयर आप लोग जो है SPD से पढ़ लोगे, या फिर गौरव सर के क्लास जो होता है डेली उससे आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश था? तब मोरक्को से था, सभी को पता है, ये हमेशा पूछता है सवाल। 37 सवाल कह रहा है कि अभी हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है। स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में सब चीज बन रहा है, ठीक है दोस्तों। सवाल आ जाए जम्मू कश्मीर ऑप्शन आ जाए तो आप मार दीजिएगा, 70% आंसर सही हो जाएगा। भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो होगा गुजरात, और क्या कहाँ कहाँ होगा भाई बताओ? तो ये भारत का पहला अर्धचालक जो होगा गुजरात राज्य में मोरबी जिला में होगा, ठीक है। कहाँ? मोरबी जिला में हो जाएगा। और कौन करेंगे? टाटा ग्रुप, सभी को पता है। और ये जो नया संसद भवन बनाया था टाटा ग्रुप ने बनवाया था, ठीक है। बिमल पटेल उसके वास्तुकार थे। अच्छा, पुराने संसद के कौन थे? तो लुटियन था, AV लुटियन वास्तुकार थे, ठीक है। चलिए, आज 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? यानी कि गांधी के लाइफ जो था वो ड्यूरिंग 1917 के चंपारण के पहले, ठीक है, वो उनके पीछे कौन थे बताओ? तो इरविन था। गांधी जी की लोकप्रियता का कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान था, लेकिन एक ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, और उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था, जिससे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी के हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। तब गांधी जी फेमस हो गए थे, ठीक है, तभी से हो गए थे। चलिए, अब जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2 मतलब इंडिया, इजराइल, U2 मतलब UAE एंड USA, ठीक है। तो ये 4 देश हैं। तो 4 देश में सबसे पहले I2 का मतलब क्या हो गया? इंडिया, इजराइल, दो हो गया I2, ठीक है, इंडिया और इजराइल। अब 2 U का मतलब USA एंड UAE, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वन ऑफ द एबव। अगर अमेरिका इसमें रहता तो वो भी हो जाता अमेरिका, ठीक है। अच्छा, एक 41 सवाल क्या करा है कि ऑन द मार्च करेंट अफेयर 17 मार्च 2023 को, ठीक है, ये करेंट अफेयर है तो चेंज होता है। व्लादिमीर पुतिन अभी भी हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। चलो, 42 सवाल, ये भी करेंट अफेयर है। कि सर का श्वेत न्यायाधीश नियुक्त किया गया, न्यूयॉर्क का करेंट अफेयर है।
कह रहा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस ओर से यानी कि किस रूप में जानी जाती है? तो वह एक यानी कि पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है सुभद्रा देवी। महिला के लिए तो ये हमेशा यानी कि पूछ भी सकता है, रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल विद्रोह हुआ था। ये पूजा वहाँ किया जाता है, पेड़ की पूजा की जाती है। तो वो पेड़ का नाम क्या है बताओ? तो ये कदम पेड़ का वहाँ जो है पूजा की जाती है, ठीक है। आ जाओ 50वां सवाल। कह रहा है कि फसल से जायद फसल ये सब पढ़े होगे ना, रबी खरीफ जायद। तो निम्नलिखित में से किस खेती जायद के मौसम में की जाती है? ठीक है, तो ये जायद में अच्छा खरबूजा तरबूजा कब होता है? समर में। खीरा भी होता है। तो ये जो है वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। खरबूजा तरबूजा खीरा ककड़ी मूंग जूट भिंडी ये सब क्या है? जायद फसल है। और जायद फसल मतलब क्या होता है? ये जल्दी यानी कि हाँ ये सेलिंग में जल्दी काम आता है, यानी कि ये क्रॉप में नहीं आता है, खरीफ और रबी में नहीं आता है, ये जायद फसल में। जायद फसल उसे कहते हैं जो तुरंत पैसा रिटर्न कर दे, ठीक है। तुरंत पैसा यानी कि किसान को प्रोवाइड करे, यानी कि बेच के, सब्जी जैसे, है ना। चलो 51 सवाल कह रहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन के पास चलते हैं। ये भूकंप होगा पी वेव, ट्रांसवर्स वेव रहता है, सही है। ये जो होगा प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द, क्या गया, हाँ, द प्लेन ऑन द सरफेस एबव फोकस इज कॉल्ड, यानी कि धरातल पर केंद्र के ऊपर स्थान अधिक केंद्रित रहता है, सही बात है। जानवरों को यह सबसे पहले पता चलता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे चूहा कुत्ता ये सब खरगोश ये सब जो है इनको जो है पहले भूकंप का पता चलता है। चलिए ये जो 52 सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये क्या है? ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा यानी कि ज्योग्राफिकल मैप बनाता है कौन? लेक सुपीरियर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। 53 सवाल कह रहा है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो वेनस, शुक्र को जो होता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो सवाल 54 है बहुत ही, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन के हिस्सा का भाग्य है? कौन सा देश? तो हो जाएगा वेनेजुएला जो होगा अमेजन नदी के द्वितीय सबसे अधिक लंबी नदी कौन है? अमेजोन नदी। पहला क्या है? नील नदी, ठीक है। दूसरा क्या है? अमेजोन नदी। इंडिया में कौन सा सबसे बड़ी नदी हो जाएगा? गंगा, ठीक है। सेकेंड यानी कि इंडिया की साउथ ईस्ट यानी कि साउथ वाली गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। चलो 54, ये 55 सवाल 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? अच्छा पृथ्वी यानी कि नीचे से, ठीक है। तो नीचे तो हो गया ये अर्थ, अर्थ के बाद होता है TSMTE, ये वाला याद रखिएगा। एक टी का मतलब होता है ट्रोपोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। देखो समताप समतल नीचे रहेगा, समतल नीचे रहेगा। अच्छा ये स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब क्या होता है बताओ? पहला तो होगा ये ट्रोपोस्फेयर होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसका हिंदी होता है क्षोभ मंडल। मीसोस्फेयर मतलब होता है क्या? मध्य मंडल। मीसोस्फेयर मतलब क्या होता है? मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर मतलब क्या होता है? तापमंडल। थर्मोस्फेयर मतलब क्या होता है? तापमंडल। एक्सोस्फेयर मतलब होता है बाह्य मंडल। क्या होता है? बाह्य मंडल। तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। तो जो है एरोप्लेन ये सब क्या समताप मंडल में उड़ता है। अच्छा ट्रोपोस्फेयर बादल वर्षा बिजली ये सब कहाँ होता है? तो ट्रोपोस्फेयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है दोस्त, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पे बताया गया है। चलिए 56 सवाल कह रहा है दोस्त कि स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश सही युग्म बताओ। चलो कहाँ चलें?
तो स्थानांतरित अथवा ये हो जाएगा लद्दाख और मलेशिया। ये अच्छा बेस बहुत ही बढ़िया सवाल है। हस्तांतरित मतलब समझते हैं, ठीक है। ये झूमिंग कृषि जैसा होता है। झूमिंग मतलब क्या होता है, जैसे आज 1 साल के बाद कृषि यहाँ किया, फिर 3 साल उस भूमि को परती छोड़ दिया, बाकी जो है दूसरी जगह जाके खेती किया, इसे कहते हैं झूमिंग कृषि। मलेशिया और जावा में जो होता है लद्दाख नाम से जाना जाता है। लद्दाख का पूछा। इसमें श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है, चीना। मैक्सिको में मिल्पा, कोनिल में, थाईलैंड में चमतमरई, म्यांमार में तुंगे, कांगो में मोसेन आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है भाई। तो पोडू आंध्र प्रदेश का है, वन्ना दक्षिण पूर्व राजस्थान, दीपा बस्तर जिला, कुमारी केरल के पश्चिम तट पे। ये सवाल जो है छोड़ने वाला है, ठीक है, नहीं बनेगा, पक्का वाला हार्ड वाला सवाल। चलो आ जाओ 57 सवाल। क्या कह रहा है कि यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में उसका समय क्या होगा। तो पूर्व में कहा गया है, तो 4 मिनट जो होता है, ठीक है, 4 मिनट के समय को क्या कहा जाता है, 4 मिनट की कमी हो जाएगा, तो 4 मिनट इंटू 30 डिग्री पूर्व, तो कितना घूमेगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 डिग्री जो घूमेगा तो ये कितना टाइम लेगा 120 डिग्री घूमने में। तो ये जो है 12 बज रहा था, ठीक है, तो 60 दूना 120, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा 12 बजे से 2 बजे तक, यानी कि दोपहर के 2 बजे जो होगा, ठीक है, 2 बज जाएगा कहाँ, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे ग्रीन बीच से, ठीक है। अच्छा 58 के जो कह रहा है सवाल, फिर से आगे ज्योग्राफी का सवाल चल रहा है अभी, ठीक है। महासागरीय प्रपट्टी की मुख्य खनिज घटक क्या है। कह रहा है कि व्हाट आर द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट ऑफ द ओशियन क्रस्ट, तो हो जाएगा सिलिका एंड मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा, सिलिका एंड मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए 58 59 सवाल, 59वां सवाल कहाँ गया भाई। चलो 59वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो ये हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही क्या कहलाता है, मल्चिंग। क्या कहलाता है, मल्चिंग। जो खेती करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, मल्चिंग, ठीक है। 60वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए मल्चिंग जो होता है फसलों के बीच खाड़ी पड़ी जमीन को खरपतवार, घासों अथवा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। जिन पदार्थों से ढका जाता है उन्हें मल्च कहा जाता है। चलो 60 सवाल जो है, भारत की खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताइए। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब मोर देन वन ऑफ द एबव क्यों हुआ, क्योंकि जो होगा यहाँ पे जैसे भारत के पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र पहला में आ जाएगा सुरमा घाटी, डिगबोई कहाँ है, असम में है, ठीक है। लूनेज ये कहाँ है, कलोल क्षेत्र में, कहाँ है, गुजरात में। तीसरा कहाँ है, राजस्थान, मंगला का राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 61वां सवाल क्या हो जाएगा, 61वां सवाल बनाते हैं। हु वाज द, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। और अस्थायी सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें जो है श्रम मंत्री कौन थे, कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे बताओ। अरुणा आसफ अली, या फिर जगजीवन राव, या फिर श्री राजगोपालाचार्य। तो गांधी जी जो इसमें, अच्छा फिर से कह रहा हूँ भाई, तो जवाहरलाल नेहरू थे जो 2 सितंबर 1946 को नेतृत्व में गठित अंतरिम अस्थायी संसद जगजीवन राव को श्रम मंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया था, किनको बनाया गया था, जगजीवन राव जी को बनाया गया था, ठीक है। जिसमें तो अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, जवाहरलाल परिषद के उपाध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और लॉर्ड वेवेल को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था, ये अंग्रेज था लॉर्ड वेवेल, ठीक है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो 62 सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि के कानून
यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो किस महीना हुआ था? देख रहे हो सवाल। तो गांधी जी द्वारा 1917 में, ठीक है, 1917 में प्रथम नील आंदोलन 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिक के विरुद्ध सरकार ने चंपारण एक्ट लगाया था। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में तीनकटिया पद्धति समाप्त कर दी गई थी। तो ये आंसर इसका कब हो सकता है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा मंथ नहीं होगा पता ही नहीं है, ठीक है। चलो 63 सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वाह, सवाल मस्त है। तो BH ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन? राजेंद्र प्रसाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल के लेखक के नेता हैं। चलो 64 कहाँ चला गया? 64 कह रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस का नया अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस जनजाति में लिया था? ओरांव जनजाति ने लिया था, ठीक है। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, जब 1922 में हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, तो ये जो संथाली जनजाति ने भाग लिया था, ठीक है, ओरांव जनजाति के। और ये अधिवेशन 1922 में जो हुआ था, कहाँ हुआ था? गया में। कौन? चित्तरंजन दास किए थे, ठीक है, जिसमें 800 से अधिक जो लोग थे उरांव जनजाति के भाग लिए थे, ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ठीक है। इंडियन इंस्पेक्टर के लेखक वैलेंटाइन चोरोल थे, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो सुमेलित नहीं है, तो 2 गो आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से अधिक, ठीक है दोस्त 67, ठीक है। कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे भाई? तो हो जाएगा इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए, कह रहा है कि 68 सवाल कहाँ गया? 68 किस आंदोलन के प्रभाव में, ठीक है, किस आंदोलन के प्रभाव से कहाँ गया? बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। पहले चौकीदारी कर लगा था, तो ये जो होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के कारण जो था बिहार ने डिनाइड कर दिया, ठीक है दोस्त। 68 सवाल कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब चलाया गया था, तो वह कह रहा है कि 69 सवाल, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जानी जाती है? तो अरुणा आसफ अली थी। ये कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री भी थी, ठीक है। कह रहा कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बीजी तिलक किए थे। तो कांग्रेस लीग जब चल रहा था, कहाँ चल रहा था भाइयों? तो पूना में, ठीक है। 1916 में जब पूना में चल रहा था, तो उन्होंने होम रूल लीग का जो है स्थापना किया था, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 71 सवाल, ये जो कह रहा है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन से संबंधित थे? तो कौन हो जाएंगे भाई? तो हो जाएंगे इसका ऑप्शन जो है, हुंकार नामक पत्रिका जो है राहुल संस्कृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों थे। कौन कौन थे? तो राहुल संस्कृत्यायन एंड सहजानंद सरस्वती। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं, बी और सी हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक। चलिए 72वां सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर को प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन सा रूसी क्रांति
साम्यवाद यूरोप, पूर्वी व दक्षिण एशिया तक प्रसार बढ़ा था। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्यवादी दल का गठन हुआ। साथ ही मॉस्को में 1919 में द कम्युनिस्ट, हाँ ये जो दोनों पार्टी थे ए एंड सी पार्टी जो है यूएसएसआर के, जब साम्यवाद रूसी क्रांति हुआ था तब जो 1920 में इसी का परिणाम है। चलिए 75 सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। 76 चलिए कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों के प्रमुख मांग कौन सी थी? तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्व की एवोल्यूशन, बेरोजगार की उन्मूलन करना और ओपन द एंट्री ऑफ पीजेंट। तो इसमें आंसर दो ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें जो है 77 सवाल करते हैं। कह रहा कि एक सवाल, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ कह रहा कि मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस के लिखित पुस्तक जो था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। कौन सा हो जाएगा? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। चलिए 78 सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण था दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि की उन्नत करना। 79 सवाल, 79 सवाल आ गया। 80 सवाल आज करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी बचे हुए सवाल अगले पेपर में। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रचति रचिता? तो द रिसर्च एंड एनालाइज विंग का काम है, अब ध्येय वाक्य है। ठीक है, लॉ प्रोटेक्ट्स धर्मो रचति रचिता किसका है? तो रॉ का है। ठीक है, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। अच्छा 100 के बाद 108वां जो है सवाल है। ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन कहाँ तक है? आहार श्रृंखला 105 से मैथ है। तो 104 का सवाल करते हैं कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होता है तो ऑटोट्रोप्स होता है। चलिए 130 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। हाँ ठीक है, अब चलते हैं 102 सवाल। 102वां सवाल कहाँ हो गया भाई? कह रहा है कि द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर, यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना? 1% ही करता है। ठीक है दोस्त, अब चलते सवाल किस पे? 99, यानी कि 98 निम्नलिखित में से कौन जंगल आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्लांट्स, डियर और हिरन। प्लांट को कौन, पादप को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। चलो 99 सवाल कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो किसके द्वारा नहीं होगा? तो जीवाणु के द्वारा नहीं होगा। मृत जीवी और परजीवी क्रियाओं में अपघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। 100वां सवाल आ गया, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं कौन सा शामिल है? तो मतलब कार्बन उत्सर्जन में कौन वृद्धि नहीं करता है? तो इसमें सौर हो जाएगा, पवन हो जाएगा, भूतापीय गैस हो जाएगा, जैव अपशिष्ट, जल विद्युत शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो सौर सेल नाम की ऊर्जा, ये सब मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं कौन सा सवाल? 97। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन हो जाएगा। लैंडफिल मीथेन CH4 उत्पन्न होती है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तृत भंडार क्षेत्र होता है। ठीक है,
अब 96 सवाल कौन सा हो गया, 93 सवाल चलते हैं। यानी कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये हो जाएगा सीमित संसाधन के द्वारा। ठीक है, और कौन सा सवाल रह गया, जो सवाल रह गया उसको फटाक फटाक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये जो बाकी है जो है पीडीएफ हम लोग, हाँ पीडीएफ हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, इसका पीडीएफ आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो कल करते हैं शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, आज जो पेपर 2 यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।